Hello dear students, this is S.K. Dubey and we are continue with our English grammar and soon we will continue with English literature where I would like to go with the prose, poetry and supplementary for the course and would like to discuss some portions of these literary portions, these literature portion, and here in the class actually we are discussing about the group of words. If you remember well, in our previous class we could discuss about phrase, about clause and no doubt a bit discussion over sentence. I tried to tell you that the three are very much similar. So before we go to the next point, I would like to highlight some main points here and then we'll move to the next one. Actually, जब हम इसे स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम फ्रेज की बात करते हैं, क्लॉज की बात करते हैं और सेंटेंस की बात करते हैं. ये तीन होते हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस. यहाँ पर फ्रेज बिल्कुल क्लियर होता है क्योंकि फ्रेज की ख़ास बात ये होती है कि फ्रेज के पास ना तो वर्ब होता है और ना ही सब्जेक्ट होता है, तो इसका किसी से कोई सिमिलरिटी ही नहीं है. फ्रेज हैज़ नीदर subject nor verb. ठीक, मीन्स इस कॉम्बिनेशन में जब हम लोग फ्रेज की बात कर रहे होंगे तो फ्रेज के पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना वर्ब होता है और फ्रेज भी हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, अधूरे मीनिंग देता है. तो अधूरे मीनिंग की दास्तां तो चल ही रही है, लेकिन फ्रेज क्यों अलग हो गया? क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो पहले स्ट्रक्चर में फ्रेज में हमारे पास सेंटेंस जो है उसमें ऐसा है जिसमें हमें ना तो वर्ब मिलेगी और ना ही सब्जेक्ट. जैसे इन द रूम, ठीक, या फिर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, या फिर एडम एंड जोसेफ एक्सेट्रा. आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो और जिसमें ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो. अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहला सेंटेंस तो पहला तो जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का वो समझ में आ रहा है कि ये तो फ्रेज है क्योंकि इसमें तो कोई वर्ब नज़र नहीं आ रही है. लेकिन दूसरे वाले आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं आप ये ना सोचो कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ वर्ब है. एक्चुअली यहाँ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नाउन का काम कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, तो ये वर्ब नहीं है. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये भी आपके लिए फ्रेज का ही फंक्शन कर रहा है. नेक्स्ट में अगर आप देखिए तो एडम एंड जोसेफ में एंड कंजंक्शन है, एडम और जोसेफ नाउन है और इसमें भी वर्ब नहीं है. मीन्स इन्हें हम सब्जेक्ट कह नहीं सकते जब तक ये सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ नहीं होते, तो हम इन्हें सब्जेक्ट कॉल कर नहीं सकते. और वर्ब इनके पास है नहीं. इन दैट कंडीशन ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं किसके एग्जाम्पल हैं? फ्रेज के.
और जब हम बात कर रहे होते हैं क्लॉज के लिए, तो क्लॉज के लिए मैंने आपको कैटेगरी तो बता ही दिया था कि 3 तरह का क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया था ना। क्लॉज जो होता है वो 3 तरह का होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया था ना पिछली बार की क्लास में। आप देखेंगे तो सबऑर्डिनेट के बारे में भी डिस्कशन किया गया और मैंने उस क्लास में यह भी बताया था कि जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करता है। मीन्स अगर सबऑर्डिनेट का डिवीज़न करें तो 3 हिस्से में बन जाता है, जिसको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के रूप में देखा जाता है। मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि जो ये आपको क्लॉज मिल रहा है ना, ये क्लॉज प्रिंसिपल के हिस्से नहीं है या कोऑर्डिनेट के हिस्से नहीं है, ये किसके हिस्से हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के। तो जो नाउन क्लॉज है वह भी सबऑर्डिनेट का हिस्सा है, जो एडजेक्टिव क्लॉज है वह भी सबऑर्डिनेट का हिस्सा है और जो एडवर्ब क्लॉज है वह भी सबऑर्डिनेट का हिस्सा है। मीन्स सबऑर्डिनेट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। क्लॉजेस के बारे में हमें डीप में स्टडी करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आगे चल के चाहे आप सिंथेसिस को पढ़ेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे या इवन नरेशन को आप पढ़ते हैं तो इन क्लॉजेस के अक्सर जिक्र होते रहेंगे, अक्सर डिस्कशन होता रहेगा। सो देयर यू नीड एक्चुअली टू अंडरस्टैंड देम बेटर। और कई बार तो एग्ज़ाम्स में इनको अंडरलाइन करके रिकॉग्नाइज करने का भी काम कराया जाता है। सेंटेंस पहचानना, क्योंकि सेंटेंस के बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो सेंटेंस पहचानने में भी हमारे लिए क्लॉजेस ज़रूरी हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सही ढंग से पहचानना। तो ये जो होते हैं इनमें क्या है, मैंने इसको आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था, एक बार फिर से रिकैप हम लोग कर रहे हैं कि अगर आप क्लॉज की बात कर रहे हैं तो क्लॉज में ख़ास ये होता है कि इसके पास सब्जेक्ट भी होता है और इसके पास वर्ब भी होता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर क्लॉज के बारे में बता रहा हूँ आपको कि क्लॉज जो होता है इसकी स्पेशलिटी क्या होती है। क्लॉज की स्पेशलिटी ये होती है कि इट हैज़ सब्जेक्ट, इट्स subject and it has its predicate, प्रेडिकेट तो आप जानते हैं ना, वर्ब का हिस्सा जहां से शुरू होता है वो प्रेडिकेट होता है और उसके अलावा सब्जेक्ट का हिस्सा होता है। तो इसके पास सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट इन द सेंस ऑफ वर्ब भी होता है। फिर ये तो अलग हो गया क्योंकि आपके सामने ही है कि फ्रेज के पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है और क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। इस तरह से फ्रेज से क्लॉज अलग हो गया। और एक बात और, फ्रेज कैन बी द पार्ट ऑफ अ क्लॉज। अगर आप कभी किसी फ्रेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप क्लॉज के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। फ्रेज कैन बी द पार्ट ऑफ अ क्लॉज। अगर क्लॉज है
तो क्लॉज के अंदर आप फ्रेज भी पा सकते हैं, क्योंकि फ्रेज सबसे छोटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप बन रहा है, क्योंकि इसके पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये सबसे छोटा हो गया, इसलिए फ्रेज जो है वो क्लॉज में आ जाएगा। तो क्लॉज बड़ा है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी है, क्लॉज के पास प्रेडिकेट भी है, और क्लॉज के अंदर फ्रेज भी आ सकता है। फिर क्यों कहा जाता है कि क्लॉज गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग? क्योंकि आपको मालूम है ना कि जब हम लोगों ने डेफिनेशन लिया था क्लॉज का, तो क्या डिफाइन किया था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग। यह भी हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। अब सवाल आता है कि सर इस इनकम्प्लीट मीनिंग का मतलब क्या है? क्लॉज भी हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, तो सवाल ये ज़रूर आता है कि यह इनकम्प्लीट मीनिंग का मतलब क्या है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्लॉज कैन नेवर बी फॉलोड बाय मेन पंक्चुएशन मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। क्लॉज के बाद कभी भी ये जो मेन पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, इनका यूज़ कभी नहीं किया जा सकता। इट मीन्स ऐसा लगता है कि अभी कुछ बात कहना है, क्योंकि अगर बात खत्म हो गई तो फुल स्टॉप लग जाता है ना। कोई बात अगर आप कह रहे हो, अब आगे कहना नहीं, तो फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म हो गया। लेकिन अगर क्लॉज की बात की है तो इसके साथ ये पंक्चुएशन यूज ही नहीं हो सकते। ये पंक्चुएशन यूज ही नहीं हो सकते, इस वजह से इसे इनकम्प्लीट कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है समझना कि एक्चुअली अगर हम स्ट्रक्चरल बेस पर देखें, सेंस बेस पर तो हम समझ सकते हैं। जब हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, इसका भाव निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में तो आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है या इसका अर्थ क्या है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम ये समझें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसे फॉलो करेगा और किसे फॉलो नहीं करेगा, तो स्ट्रक्चर में ध्यान रखना पड़ता है कि जब इनकम्प्लीट हम लोग मीनिंग की बात कर रहे हैं कि ये क्लॉज जो होता है इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि क्लॉज अगर अकेले आ रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं ले रहा है, तो इसके साथ हम पंक्चुएशन के मार्क्स को यूज नहीं कर सकते। और मेन पंक्चुएशन कौन कौन से हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट का मतलब हो गया कि क्लॉज कांट बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ध्यान रखिएगा, ये तीन जो मार्क होते हैं, इनसे मालूम चलता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो कंप्लीट हो गई। अगर हमने किसी बात को हम कह रहे हैं फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब बात हमारी पूरी हो गई। आप देखिए ध्यान से, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर इन द रूम रखा, क्या मैंने कोई यहाँ पर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कुछ भी ऐसा रखा? नहीं रखा ना, क्योंकि यह भी इनकम्प्लीटनेस है। अगर हम इसको रख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क को रख रहे हैं, इसका मतलब वो सेंस कंप्लीट कर दे रहा है। और फ्रेज का काम सेंस को कंप्लीट करना नहीं है। इसी तरह से क्लॉज के बारे में स्पेशली इसलिए बताया गया क्योंकि क्लॉज और सेंटेंस में बड़ी सिमिलरिटी हो जाती है। सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट है, सेंटेंस के पास भी वर्ब है,
क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट है, क्लॉज के पास भी वर्ब है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रक्चरल सेंस बेस्ड डिफरेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर रचना के आधार पर किस तरह से बनते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस की एंडिंग होती है, कुछ एंडिंग मार्क करने वाले, सेंस की एंड को दिखाने वाले पंक्चुएशन, या तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, या लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। बट ऐसा हम क्लॉज के साथ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ऐसा हम क्लॉज के साथ नहीं कर सकते। अगर आप क्लॉज को देख रहे हैं तो एक दो मैं एग्जांपल देकर के देता हूं आपको कि कैसे ये बात रहेगी। ये जो मैं आपको पंक्चुएशन का डिफरेंस बता रहा हूं, ये बुक्स वगैरह में जल्दी नहीं मिलती है आपको, या शायद ही किसी बुक में लिखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में एक ही बात लिखी होती है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इट मीन्स वो इनकम्प्लीट का जो सेंस लेते हैं वो मीनिंग से लेते हैं, भाव से लेते हैं, फंक्शन से लेते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो इनका स्ट्रक्चर है उसको रिलेट करता है। समझ रहे ना किस तरह से बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आप इस तरह से नहीं लिखते हैं दैट योर बुक इज इन माई रूम। अब इतना अगर आप लिख करके यहां पर आप फुल स्टॉप अगर लगाना चाहेंगे तो दैट शोज द इग्नोरेंस ऑफ पंक्चुएशन। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप पंक्चुएशन के रूल्स को समझते नहीं, या पंक्चुएशन के रूल्स आपकी जानकारी में नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ये पंक्चुएशन लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब अगर इसकी मीनिंग निकालो आप, अब जो ये लिखा हुआ है इसका मीनिंग निकालो, दैट योर बुक इज इन माई रूम, हिंदी में होगा कि, दैट से कि आपकी बुक मेरे कमरे में है। ऐसा नहीं लग रहा कुछ और बात कहना है? एग्जैक्टली तो अगर हम कुछ और बात कहने की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, बल्कि हमें बात को और बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, शोज योर इग्नोरेंस एक्सेट्रा, यही फुल स्टॉप। अब देखिए, अब जाकर मैंने यहां पर फुल स्टॉप लगाया, ये तो एक बात तो यह भी ध्यान रखेंगे कि जब केवल एक क्लॉज आप सोच रहे हैं तो क्लॉज के बाद आप, जैसे मैं यहां बता रहा था ना कि पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सेट्रा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं रख सकते। लेकिन जब वही दो क्लॉजेस, एक से अधिक, ठीक है ना, एक से अधिक क्लॉजेस मिल करके जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्क ऑफ पंक्चुएशन को एक्सेप्ट करता है। अब देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो दैट है, दैट योर बुक इज इन माई रूम, ये नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज किसका हिस्सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। और इसके बाद तो हम यहां फुल स्टॉप नहीं लगा पाए थे। दूसरा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दैट योर बुक इज इन माई रूम है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। और यहां पर शोज लिख लीजिएगा, ये हमारा वर्ब हो गया। तो एक्चुअली अगर इसको क्लॉज वाइज क्लॉज देखो, क्योंकि एक से अधिक क्लॉज हो जाएगा, तो उसमें ये जो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके किसको बना दे रहे हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। ये पूरा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज
और एक प्रिंसिपल क्लॉज मिल करके एक क्या बना रहे हैं, सेंटेंस। ये दोनों जब मिल गए, ध्यान रखिएगा अकेले नहीं, क्योंकि अकेले ना तो प्रिंसिपल क्लॉज फुल स्टॉप ले सकता है, ठीक है, अगर वो क्लॉज में आप लेकर आएंगे तो वो नहीं ले सकता है, और ना ही कोऑर्डिनेट अपने साथ फुल स्टॉप ले सकता है, ना ही सबऑर्डिनेट ले सकता है। एक से अधिक अगर ये हो गए, जैसे मैंने यहां बताया एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज यहां था, जब आप एक से अधिक क्लॉज ले रहे हैं और दोनों को साथ में रख रहे हैं तो फिर सेंस के अकॉर्डिंग आप पंक्चुएशन को रख सकते हैं। अब यहां पर आपको मिल गया, लेकिन अकेले आप यहां पर नहीं यूज कर सकते थे। ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन है, जब तक सेंटेंस नहीं बनेगा तब तक क्लॉज अपने साथ ये तीन पंक्चुएशन नहीं रख सकते, वो है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, is when your father left for Delhi known to your mother। अब देखो यहां पर मैंने लास्ट में लगा दिया पंक्चुएशन, ये है क्वेश्चन मार्क, लग गया ना? लेकिन क्वेश्चन मार्क को अगर आप सोचिए कि यहां लगा लें तो क्या सही होगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि व्हेन योर फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये आपके पास एक क्लॉज है, लेकिन क्लॉज के साथ हम पंक्चुएशन को फॉलो नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर बेस की मैं बात कर रहा हूं, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगा सकते। इसलिए यहां पर व्हेन योर फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली, हम यहां पर क्वेश्चन मार्क यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहते हैं तो हमें इस क्लॉज को सेंटेंस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्लॉज का अकेले वजूद होता ही नहीं है जब तक कि यह सेंटेंस का हिस्सा ना बन जाए, जब तक यह सेंटेंस का हिस्सा नहीं। और मैंने पहले भी कहा, जैसे यहां पर भी आपको समझाया कि एक से अधिक क्लॉज, दो क्लॉज है ना, एक से अधिक क्लॉज मिलकर के सेंटेंस बना देते हैं, तब ये चाहे जितने क्लॉज रखो, तो ये लास्ट में सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना पंक्चुएशन ले लेते हैं। अब जैसे ऊपर वाला सेंटेंस जो था वो असर्टिव सेंटेंस था, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट पहले आया था, ये सब्जेक्ट था ना पूरा, ये क्लॉज नाउन क्लॉज ये पहले आ गया था। अब यहां दूसरे वाले में देखिए तो यहां पर तो ऑक्सिलरी पहले आ गई, और व्हेन योर फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये जो है पूरा का पूरा हमारे लिए नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज, जो इस सेंटेंस में क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो ये तो वर्ब से शुरू हो गया ना, और अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में ही ऑक्सिलरी आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा हो, तो वह सेंटेंस कैसा होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यही ना, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए तो ये तो ध्यान रखना पड़ा कि ऑक्सिलरी शुरू में आ गया, लेकिन लास्ट में, अब ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लास्ट में हमें पंक्चुएशन लगाना पड़ेगा। और सेंटेंस जब सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्वेश्चन मार्क जो लग रहा है वो क्लॉज के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है,
व्हेन आ गया इसलिए लग गया ऐसा नहीं, या दैट लगा था इसलिए लग गया ऐसा नहीं, वो सेंटेंस कौन सा बना रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस ये है। अगर स्ट्रक्चर बेस पर देखते हैं तो, सेंस बेस पर देखेंगे तो हम लोग कह देते हैं कि सेंटेंस गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड क्लॉज गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग। लेकिन जब स्ट्रक्चर बेस्ड डिफरेंस होने लगता है तब वहां पर प्रॉब्लम होती है। स्ट्रक्चर बेस में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि दोनों के पास सब्जेक्ट है, दोनों के पास वर्ब है, दोनों के पास प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, तो फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है, तो वहां आप बताएंगे कि सेंटेंस इज गवर्नड और फॉलोड एक्चुअली बाय दी full punctuations like full stop, question mark and mark of exclamation, but a clause can never be followed by question mark, full stop or mark of exclamation if it is not the part of a sentence। अगर ये क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा नहीं है तो इनके लास्ट में कभी भी हम ये फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, गॉट इट। चलो, तो ये था क्लॉज। अब जैसे मैंने फ्रेज को बताया था कि फ्रेज कैन बी द पार्ट ऑफ क्लॉज, वैसे ही अब आप समझ गए होंगे कि क्लॉज कैन बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि जब भी क्लॉज यूज होगा तो सिंगल क्लॉज नहीं आएगा, उसके साथ एक क्लॉज और आएगा, क्योंकि क्लॉज अकेले मीनिंग दे नहीं सकता। जब दो क्लॉज होंगे तो वो सेंटेंस बनाने के काम में आएंगे। जैसे यहां पर मैंने बताया था कि एक सबऑर्डिनेट हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया, उसी तरह से यहां पर भी मैंने बताया नाउन क्लॉज किसका हिस्सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो ये सबऑर्डिनेट हो गया और ये सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट बन जा रहा है। तो ये जो इज का वर्ब है किसका वर्ब है, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लॉज स्ट्रक्चर नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ठीक है, अब चलिए सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। क्लॉज और फ्रेज में तो क्लियर डिफरेंस था कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट ही नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता, और क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। तो क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस था ये आपको मैं बता रहा था कि अगर आप फंक्शन बेस पर बात करते हैं, मीनिंग के आधार पर बात करते हैं, सेंस के आधार पर बात करते हैं, तब तो आप बोल देते हैं कि इनकम्प्लीट मीनिंग क्लॉज है और कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस है। बट जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है तो उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों के पास सब्जेक्ट है, दोनों के पास वर्ब है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप कहते हैं कि जो क्लॉज होता है उसके बाद आप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे पंक्चुएशंस का यूज नहीं कर सकते हैं अगर वह क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा ना हुआ तो। जबकि सेंटेंस बिना क्लॉज भी आ सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखिए सेंटेंस को जिसमें क्लॉज ही नहीं होगा, सिर्फ सेंटेंस होगा। जैसे राम रीड्स his books loudly। राम रीड्स his books loudly। अगर आप सेंटेंस को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर तो हमने तुरंत, देखिए यहां पर एक ही वर्ब था फिर भी फुल स्टॉप लगा दिया, और इसमें सब्जेक्ट है राम, इसमें वर्ब है रीड्स, इसमें ऑब्जेक्ट है बुक्स,
लाउडली एडवर्ब हो गया मैनर के सेंस में। तो इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन ये छोटा भी होता है, छोटा सा भी रहेगा ना, दो शब्द का भी रहेगा तो भी पंक्चुएशन को फॉलो कर लेगा। लेकिन यहां मैंने आपको बताया था कि इनके साथ यहां इतना लिखने के बावजूद रूम के बाद हम क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे थे। या मैंने आपको इसमें बताया कि व्हेन योर फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली के बाद हम यहाँ क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप का यूज नहीं कर पा रहे थे। दैट इज द डिफरेंस। तो सेंटेंस ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में क्लॉज आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन क्लॉज जब यूज होंगे तो सेंटेंस में ही यूज होंगे, क्योंकि सेंटेंस सबसे बड़ा है, ये इंडिपेंडेंट है, इसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है। और क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस का सहारा लेता है। और फ्रेज तो भाई बिल्कुल ही अधूरा है, तो ये तो क्लॉज में भी आ जाता है, ये सेंटेंस में भी आ जाता है, कहीं पर भी आ सकता है। अब चलते हैं हम लोग सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लॉज ध्यान रखिए, क्लॉज अभी काफ़ी कुछ है जो डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि क्लॉज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, खास तौर से जब हम सिंथेसिस स्टडी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे और आप लोग ट्रांसलेशन भी स्टडी करेंगे, तो सारे जगह पर कुछ न कुछ ज़रूरतें हमारी इनकी पड़ती रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नरेशन में भी ये जिक्र होता रहेगा, इसका यूज़ तो नहीं होता बट जिक्र होता रहेगा, तो वहाँ पर भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब चले आते हैं सेंटेंस पर। ओके, सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से जिक्र करते हैं। सेंटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete सेंस और मीनिंग। ठीक, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग या सेंस देता है वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस के पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसका प्रेडिकेट भी है। तीसरी जो सबसे अहम हो जाती है, जो इसको क्लॉज से डिफरेंट कर देती है, वो यह है कि इट इज फॉलोड बाय फुल स्टॉप। बाय फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे पंक्चुएशंस को सेंटेंस फॉलो करता है। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद कंप्लीट मीनिंग। In that sense, it has its subject, it has its predicate, और सेंटेंस के साथ पंक्चुएशंस के रूल मीन्स फुल स्टॉप का यूज़ होना या क्वेश्चन मार्क का यूज़ होना या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ होना करेक्ट माना जाता है। तो इनका यूज़ किया रहेगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखेंगे सेंटेंस के बारे में।
कि सेंटेंस क्या है। जैसे मैंने आपसे बताया था, एक दो और एग्जाम्पल देख करके आप देख सकते हैं। मीरा हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट without my knowledge. Meera has applied for this post without my knowledge. अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि एक तो लास्ट में हमने क्या यूज़ किया है, फुल स्टॉप। दूसरी बात, सब्जेक्ट की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट। और तीसरी बात, इसके पास अपना वर्ब भी है, दैट इज हैज। तो वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, क्योंकि अगर वर्ब है तो ये प्रेडिकेट का हिस्सा पूरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और लास्ट में पंक्चुएशन भी लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक सेंटेंस है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे अगर हम छोटा सेंटेंस में प्ले द पियानो, छोटा सेंटेंस हो गया, प्ले द पियानो। अब देखिए इसमें प्ले जो हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। और ये छोटा सा है, फिर भी यहां देखिए लास्ट में पंक्चुएशन हमने यूज कर लिया। तो पंक्चुएशन यूज केवल ध्यान रखिएगा, ये जो तीन पंक्चुएशन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, इनका यूज जो होता है वह सेंटेंस की एंडिंग को शो करने के लिए होता है, या सेंस जो व्यक्त हो रहा होता है उसके कंप्लीशन को। ध्यान रखिएगा, ये जो तीन मार्क मैं बता रहा हूं ना, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ क्वेश्चन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्या दिखाते हैं, द कंप्लीशन ऑफ द सेंस टू शो the completion of the sense। जो सेंस होता है ना, उसकी कंप्लीशन, उसकी पूर्णता, उसका पूरापन दिखाने का काम करते हैं। इसलिए जैसे हमने यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब ये जो सेंस है वो कंप्लीट है। अब इतना बड़ा भी ये हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है ना। जैसे what a lovely car she has now। what a lovely car she has now। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत हुई और हमारे पास यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। मीन्स ये हमारे लिए सेंटेंस का काम कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इस तरह से कहें, व्हाट इज योर फादर डूइंग नाउ। व्हाट इज योर फादर डूइंग नाउ। अब देखिए इस बार मैंने क्वेश्चन कर लिया, तो यहां पर आप देखिए जैसे ही हमने ये लगा दिया ना, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप, तो आप समझ जाइएगा वो सेंटेंस बन गया है। और सेंटेंस में वर्ब होगी, जैसे आप देख चुके हैं यहां पर। और इसमें भी देखिए आप, ये आपके लिए वर्ब है, इज यहां पर क्या है, वर्ब है। और योर फादर क्या है, यहां सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ पंक्चुएशन के रूल्स को फॉलो भी कर रहा है। तो ये जब हम पंक्चुएशन के रूल्स को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारे लिए सेंटेंस बन गए। तो सेंटेंस की कंप्लीशन जो ये हम लोग कहते हैं ना कि कंप्लीट सेंस, तो कंप्लीट सेंस कैसे हो रहा है, कंप्लीट सेंस हो रहा है विद द एंड ऑफ द आइडिया। ये जब हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं किसी जगह पर, इसका मतलब जो बात हम कह रहे हैं, जो आइडिया कह रहे हैं, जो
बातें शेयर करना चाहिए वो ख़त्म हो गई, पूरी हो गई। या हम क्वेश्चन मार्क लगा लिए तो वो क्वेश्चन मार्क उस आइडिया पर क्वेश्चन करता हुआ ख़त्म हो जाता है। या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेम करने वाले आइडियाज़ का एंड शो करने के लिए जो होता है वो ये होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ द सेंस को शो कर दिया या एंड ऑफ द आइडिया को शो कर दिया। ये जब यूज़ होते हैं ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये शो करते हैं टू शो द एंड ऑफ आइडिया, टू शो द एंड ऑफ आइडिया और सेंस। जो सेंस या आइडिया के बारे में बात किया गया है ना, उसके एंड को, उसके अंत को दिखाने का भी काम करते हैं। जैसे ही आपने फुल स्टॉप लगा दिया, अब आपको दूसरी बात कहनी है, उससे मिलता जुलता भी कह सकते हैं, बट इसमें आप बात आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। जहां ये आपने फुल स्टॉप लगा दिया वहीं से वो बात खत्म हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है और ये फंक्शन होता है, ये पंक्चुएशन को शो करने वाले फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। ठीक, चलो अब चलते हैं सेंटेंस के काइंड्स को डिस्कस करने के लिए। Sentence and kinds. ओके, जब हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं या जब हम सेंटेंस को बांटने का काम करते हैं तो उसके बांटने के बेस बनाते हैं कि किस बेस पर इसको बांटा जाए, तो उसका दो बेस बनता है। एक बेस होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। ठीक, और दूसरा क्या होता है बेस्ड ऑन सेंस या फंक्शन। तो अगर हम सेंटेंस के कैटेगरी में चलते हैं तो दो ग्रुपिंग हो जाती है, जिनमें से पहला ग्रुप ज़्यादा ही पॉपुलर है, उसको हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन या सेंस, और दूसरा जो होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो इस तरह से दो तरह से हम सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं, उसे स्ट्रक्चर के बेस पर भी और उसे सेंस के बेस या फंक्शन के बेस में भी। अगर हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और कितने होते हैं, और बेस्ड ऑन अगर हम फंक्शन कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और कितने होते हैं, यह भी जानना होगा। सबसे पहले हम ये जान ही लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो बेस्ड ऑन अगर हम फंक्शन चलते हैं तो 5 काइंड्स, पांच तरह का यह हुआ करता है। और अगर हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 3 काइंड्स का होता है। काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन में 5 काइंड्स और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में 3 काइंड्स यह हुआ करता है। और यहाँ पर आप 5 काइंड्स में इनके नेमिंग ले सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव,
सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ओके, तो ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम लोग फंक्शन बेस पर भी स्टडी करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन जब सेंटेंस को हम लोग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं या बांटने का काम करते हैं तो वो 3 काइंड्स का हो जाता है, जिनमें से पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ठीक। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो इस तरह से आपको 5 काइंड्स से फंक्शन बेस्ड पर और 3 काइंड्स के स्ट्रक्चर बेस पर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बेस पर अगर आप जाते हैं तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये 3 जो होते हैं किसके बेस पर हैं? स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस होते हैं। और ये 5 जो हैं किसके बेस पर हैं? फंक्शन के बेस पर। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं फंक्शन बेस्ड वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इन तीनों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिए, मैंने क्लॉज के बारे में बात किया ना, अक्सर डिस्कस होता रहेगा क्लॉज, क्योंकि जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस में आएंगे, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएंगे तो बिना क्लॉज का डिस्कशन किए आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो फिलहाल इनको बाद में डिस्कस करते हैं और अभी के लिए हम लोग चलते हैं असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस एंड काइंड्स। अगर आप असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस के पहले डेफिनेशन में देखेंगे, आप पहचान को देखेंगे, क्योंकि देखो जब तक आपको मालूम नहीं है कि कौन क्या फंक्शन करता है तो सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं किसके बारे में आप क्या कर रहे हो, है ना, कम से कम ये तो मालूम हो ना कि कौन क्या फंक्शन कर रहा है, कौन किस काम को कर रहा है। तो अगर आप चलते हैं असर्टिव सेंटेंस में तो इस सेंटेंस का फंक्शन होता है टू रिप्लाई, किसी भी सवाल का जवाब देना, या एक तरह का ये स्टेटमेंट होता है, एक तरह का ये कथन होता है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ सेंटेंस which is used to reply is called an assertive sentence। तो ये तो इसका फंक्शन होता है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि असर्टिव सेंटेंस का फंक्शन क्या होता है तो आप कहेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है किसी भी क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए। किसी भी बात को पूछा गया है, आप जवाब दे रहे हो, तो वो रिप्लाई जो होगा वो असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन क्या इतनी ही पहचान है असर्टिव सेंटेंस की? ये तो फंक्शन बेस्ड हो गया, फंक्शन से हम समझ जाएंगे कि ये रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हर बार फंक्शन को समझना मुश्किल होता है। फंक्शन का मतलब होता है सेंस निकालना।
पता नहीं एब्सेंस हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है ना। इसलिए जो असर्टिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर भी होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात, इसके पास सब्जेक्ट आना कंपलसरी है, मीन्स यह बिना सब्जेक्ट के नहीं आता है। और दूसरी बात, इसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होती है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे जाकर इसको पहचानना चाहते हैं तो आप दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, इट ओपन्स विद अ सब्जेक्ट जनरली। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा सब्जेक्ट शुरू में दिख रहा हो ऐसा तो नहीं होता है, सब्जेक्ट रहेगा ज़रूर, इसीलिए होता ज़रूर है, ओपन करने का काम करता है, लेकिन हमेशा ओपन करे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ क्या कर दिया गया? जनरली। आमतौर पर सब्जेक्ट सेंटेंस की ओपनिंग में आता है। और दूसरी बात, असर्टिव सेंटेंस की जो एंडिंग होती है उसमें पंक्चुएशन क्या लगता है? फुल स्टॉप का। तो इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये जो है सेंटेंस, अगर आप असर्टिव की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में खास हो गया। पहला, इसका फंक्शन कि काम क्या करता है, तो काम क्या करता है? टू रिप्लाई, जवाब देने का। दूसरा, इसमें सब्जेक्ट आता है कि नहीं? बिल्कुल। और जनरली जो सब्जेक्ट आता है वह सेंटेंस की शुरुआत में आता है। आमतौर पर सब्जेक्ट कहाँ आएगा? सेंटेंस की शुरुआत में। और तीसरी जो अहम बात है वो क्या है कि इसकी एंडिंग, ये जो सेंटेंस होता है इसकी एंडिंग में कौन सा पंक्चुएशन आता है? फुल स्टॉप। अब बारी आई इसके काइंड्स की। तो काइंड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई रिप्लाई तो दो तरह से हो सकता है ना। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, किसी बात को आप स्वीकार भी कर सकते हैं, और किसी बात को आप इनकार भी कर सकते हैं। तो स्वीकार और इनकार आप दोनों कर सकते हैं। इस लिहाज से ये जो है वह दो पार्ट में बढ़ जाता है। असर्टिव सेंटेंस के अगर आप काइंड्स में चलते हैं तो काइंड्स इसके दो तरह के हो जाते हैं, ठीक। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, कई लोग अफर्मेटिव और निगेटिव को ही दो सेंटेंस मान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस